The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हो। जब भी आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है। अब उस डेटा को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा एनालिसिस एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेटा एनालिसिस के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आखिर ऑफिशियल सिलेबस क्या है आपका CSIR नेट एग्जाम का, और किस तरीके से हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डेटा एनालिसिस को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट हम लोगों ने किया था एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी के अंदर हमने पढ़ा कि आखिर किन किन मेथड से आप लोग अपने एक्यूरेसी को एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने प्रिसीजन को पढ़ा और हमने देखा कि आखिर किन किन मेथड से आप लोग प्रिसीजन को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो प्रिसीजन को एक्सप्रेस करने के लिए अभी तक हम लोग मीन को पढ़ चुके हैं, मीडियन को पढ़ चुके हैं, डेविएशन को पढ़ चुके हैं, एवरेज डेविएशन को पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, पॉपुलेशन डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, और साथ ही साथ वेरिएशन को भी हम लोग आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। और क्लास के एंड के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपसे प्रीवियस ईयर CSIR नेट के अंदर या फिर गेट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर किन किन तरीकों से आप लोग अपने प्रिसीजन को एक्सप्रेस कर सकते हो। उनको पढ़ने के लिए आपको मीन की ज़रूरत थी, आपको मीडियन की ज़रूरत थी, तो उनको हमने पहले कवर किया। उसके बाद आपने देखा कि डेविएशन क्या होता है, एवरेज डेविएशन क्या होता है, और लास्ट क्लास मैंने बिल्कुल यहीं पर छोड़ी थी कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। बिल्कुल वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आज का भी लेक्चर आपको समझ में आए और साथ ही साथ आगे के लेक्चर्स भी आपको समझ में आए। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं और आप उन लेक्चर्स को सबसे पहले देख पाओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हेडिंग में लिखी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टू मेजर द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। देखिए, रैंडम एरर मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो आप लोग चेक करते हो प्रिसीजन, कोई भी मेजरमेंट आपकी प्रिसाइज है या नहीं है, वो आप लोग चेक करते हो क्योंकि आपकी मेजरमेंट्स के अंदर, आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई ना कोई रैंडम एरर है। दो टाइप के आपके पास एरर होते हैं, रैंडम एरर आपके पास हो सकता है या फिर आपके पास सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर को आप लोग ठीक कर सकते हो, कोई एक्सपेरिमेंटल फॉल्ट होगा उसको आप लोग ठीक कर सकते हो। लेकिन रैंडम एरर्स ऐसे एरर होते हैं जिनको आप लोग ओवरकम नहीं कर सकते, वो हमेशा आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे और उन्हीं की वजह से जो आपकी मेजरमेंट्स होती है वो एकदम 100% प्रिसाइज नहीं होती हैं। तो टू मेजर द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर स्टैटिस्टिकली, रूट मीन डेविएशन इज मोर मीनिंगफुल। जैसे कि आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पढ़ते हो, आप लोग वहां पर एवरेज वेलोसिटी को पढ़ते हो, लेकिन साथ ही साथ आप लोग कहते हो कि रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होती है वो सबसे सही वेलोसिटी होती है, सबसे सही प्रिसाइज वेलोसिटी होती है। उसी तरीके से डेटा एनालिसिस के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन को ही देखेंगे। और सबसे अच्छा, अगर आप लोगों को प्रिसीजन को एक्सप्रेस करना है तो सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अब आपके पास एक रूट मीन स्क्वायर डेविएशन एक नई टर्म आई है, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला भी आने वाला है। आज की इस क्लास के अंदर आप लोग काफी ज्यादा फॉर्मूले देखने वाले हो। आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखोगे, चाहे आपका फाइनाइट सेट हो या फिर आपका इनफाइनाइट सेट हो। फाइनाइट सेट हुआ तो आप लोग क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हो। इनफाइनाइट सेट हो गया तो क्या बोलोगे आप लोग, उसे पॉपुलेशन डेविएशन बोलोगे। इन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। फिर आप लोग देखोगे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, उसका फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। तो आज आप लोग कम से कम 4-5 फॉर्मूले पढ़ने वाले हो और उन फॉर्मूले को याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको इन टर्म्स के बीच में रिलेशंस पता होंगे, किन तरीके से आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से पॉपुलेशन डेविएशन तक पहुंचते हो, क्या होता है आपका फाइनाइट सेट, क्या होता है आपका इनफाइनाइट सेट। तो सभी चीज़ों के बारे में पता चलने के बाद आप इन फॉर्मूलेस को बड़े आसानी से याद कर सकते हो। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स आपसे पूछे गए हैं CSIR नेट के, सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर के बेसिस के ऊपर। और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता या फिर उन्हें यह पता नहीं होता कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हो और किन किन फॉर्मूले को आपको याद करना जरूरी है और कैसे आप लोग उन्हें याद कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज गिवन बाय बेसल फॉर्मूला। बेसल एक आदमी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। उसने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था जिससे आप लोग
स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनाइट सेट के लिए। अब फाइनाइट सेट का मेरा मतलब क्या है, देखिए आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होगी। आप लोग कितनी ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप लोग 30 ऑब्जर्वेशंस तक ले रहे हो तो उन ऑब्जर्वेशंस के सेट को आप लोग क्या बोलोगे, फाइनाइट सेट बोलोगे। जैसे ही आपकी ऑब्जर्वेशंस 30 से क्रॉस हो जाती हैं, 31 32 34 100 200, तो उन सेट को आप लोग क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट बोलोगे। अगर आप लोग फाइनाइट सेट को पढ़ रहे हो तो वहां पर आप लोग क्या टर्म यूज करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करोगे। अगर आप लोग इनफाइनाइट सेट को पढ़ रहे हो यानी कि आपके पास जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो मोर देन 30 हैं, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे, पॉपुलेशन डेविएशन पढ़ोगे। दोनों के फॉर्मूले के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आपने एक का याद कर लिया तो दूसरे का भी आराम से याद हो जाएगा। तो जो आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो बेसल ने दिया था और फॉर्मूला आपके पास मैंने यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को आपको एज इट इज याद करना है। इस फॉर्मूले के ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ चुका है CSIR नेट के अंदर कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के के अंदर नहीं लेना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपके सामने क्या है, अंडर रूट ऑफ समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन में n माइनस का 1। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे थे कि आखिर डेविएशन क्या होता है। आप कह रहे थे कि मान लीजिए आपके पास कुछ मेजरमेंट्स है, x1 आपके पास कोई मेजरमेंट है, x2 x3 x4, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास क्या हुई, 4 आपके पास वहां पर ऑब्जर्वेशन निकल कर आई। उसके बाद आपने क्या किया, इन सभी ऑब्जर्वेशन को यूज करके आपने क्या निकाल लिया, अपना मीन को निकाल लिया। फिर आप डेविएशन कैसे निकालते थे, आप कहते थे कि हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर से आप लोग क्या करो, मीन को सेपरेट कर दो तो आपके पास डेविएशन निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब डेविएशन आपका क्या हो जाता था, x1 माइनस का x बार। इसको आप लोग क्या बोलते थे, डेविएशन बोलते थे। फिर आपने कहा कि आखिर एवरेज डेविएशन क्या होता है, तो एवरेज डेविएशन के केस के अंदर आप लोग क्या करते थे, इसको डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कि आखिर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे आप लोग याद कर सकते हो, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यहां पर समेशन लगाना है और न्यूमरेटर के टर्म को क्या करना है, स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय n माइनस 1 करना है। यहां पर n क्या आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया आज की क्लास के अंदर, तो आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप लोग बड़े आराम से याद कर लोगे। और ये फॉर्मूला याद करना भी काफी मुश्किल है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, समेशन, सबसे पहले आपको अंडर रूट लगाना है, उसके बाद समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं बात करूं आपके पास xi क्या है, तो xi आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जर्वेशन लिया है, x1 लिया है, x2 है, x3 x4 है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास 4-5 ऑब्जर्वेशन निकल कर आ गई, तो xi क्या है, ये ऑब्जर्वेशन जो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही है, x1 x2 x3 x4। x बार क्या है आपके पास, मीन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितना भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, मीन को कैलकुलेट कर लो। अगर आप लोगों को प्रेसिजन को एक्सप्रेस करना है तो मीन की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन गिवन है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप लोग मीन को वहां पर कैलकुलेट कर लो। अगर आपने मीन को कैलकुलेट कर लिया तो डेविएशन आप निकाल पाओगे, एवरेज डेविएशन आप लोग निकाल पाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप लोग निकाल पाओगे और उसके साथ साथ आप लोग पॉपुलेशन डेविएशन भी निकाल पाओगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल पाओगे और साथ ही साथ वेरिएंस भी निकाल पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मीन को कैलकुलेट करना। तो मीन को कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपली आपको सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है और उसके बाद डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। तो ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल आपको सभी को ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और जो कैलकुलेशंस आपके पास आएंगे नेट एग्जाम के अंदर वो ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगी। ऑफ कोर्स आपके पास CSIR नेट एग्जाम के अंदर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो उस केस के अंदर आपके पास जो कैलकुलेशंस है वो ज्यादा हार्ड नहीं आएगी, बट सिंपल प्लस माइनस अप टू 2 डेसिमल तक आपको आना चाहिए, किस तरीके से आप लोग उन्हें एड अप कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहां पर लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने इसका एक रिड्यूस फॉर्म भी लिखा हुआ है इस फॉर्मूले का, आप किसी भी फॉर्म के अंदर इसको याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपका डेविएशन होता है वो क्या होता है, आपका सिंपल जो कोई भी आपकी ऑब्जर्वेशन, मान लो xi मैंने लिख दिया, कोई भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है वो, उसके अंदर से आपको माइनस करना पड़ता है क्या, मीन को। यानी कि आपका जो di है डेविएशन, आपका ith ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा, ith आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू माइनस मीन की वैल्यू। तो इस तरीके से आप लोग डेविएशन को करते हो। तो बेसिकली जो टर्म मैंने यहां पर लिखी हुई न्यूमरेटर के अंदर, ये क्या है आपके पास, di का स्क्वायर है।
है। आप लोग इसे इस फॉर्म में याद कर लो या फिर आप लोग इसे इस फॉर्म में याद कर लो, दोनों ही फॉर्म में आप लोग इसे याद कर सकते हो। एक ही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो फॉर्म आपको अच्छी लगे उसके अंदर याद कर लो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। CSIR नेट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। आपको 4-5 ऑप्शंस गिवन थे और आपको वहां पर उनमें से एक ऑप्शन को सिर्फ और सिर्फ टिक करना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये CSIR नेट के अंदर, तो फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन का हो, एवरेज डेविएशन का हो, रिलेटिव डेविएशन का हो, पॉपुलेशन डेविएशन का हो, वेरिएशन का हो, किसी भी का भी फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। और जितनी भी टर्म आप उस फॉर्मूले के अंदर यूज कर रहे हो, ये पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि xi क्या है आपके पास, ith ऑब्जर्वेशन है, x बार क्या है, मीन वैल्यू है, n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसको आप लोग स्मॉल n भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैंने यहाँ पर कैपिटल n क्यों यूज कर लिया। अभी तक हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप लोग यहाँ पर इसको स्मॉल n भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास n है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब जो नीचे टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है n-1, n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन जो कंप्लीट टर्म है n-1, इसको आप लोग क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, उसको आप लोग क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हो। जो n है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n-1 कंप्लीट टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग इसे यहाँ पर बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वेयर n इज द नंबर ऑफ मेजरमेंट एंड n-1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंडिविजुअल मेजरमेंट, इट गिव द मेजरमेंट ऑफ प्रिसीजन। आप लोग अभी आपने कहा कि अगर आपको प्रिसीजन को एक्सप्रेस करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे अच्छा मेथड होता है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, it gives the measurement of precision। चलिए आगे पढ़ते हैं। Smaller value of S indicates that observed value are closely related to higher precision। देखिए आप कह रहे हो कि आपको प्रिसीजन को एक्सप्रेस करना है, उसको एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, आपके पास मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशंस होगी x1, x2, x3, x4, x5, इनकी जो मीन वैल्यू है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो इनकी मीन वैल्यू क्या है, x बार है। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, अगर आपको डेविएशन लिखना हो, मान लीजिए आप लोगों को डेविएशन लिखना हो पहले टर्म के अंदर, तो d1 क्या हो जाएगा आपके पास, x1 माइनस का x बार, ये आपके पास सिंपल डेविएशन है। लेकिन अगर आपको प्रिसीजन को अच्छे से एक्सप्रेस करना है तो आप लोग यूज करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आपके पास फॉर्मूला यहां पर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपके पास डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डेविएशन बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका जो डेविएशन है वो बढ़ गया। अगर आपका ये डेविएशन बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये इस मीन वैल्यू से बहुत दूर जा रही है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मीन वैल्यू से दूर जा रही है, राइट। इसी का मतलब अगर आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा, इसका मतलब आपका जो DI है ये कम हो गया। अगर DI कम हो गया, इसका मतलब आपका XI माइनस x बार के बीच में जो डिफरेंस है ये भी कम हो गया। इसका मतलब आपकी मीन वैल्यू से आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू बहुत पास आ गई है उसके। वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ S इंडिकेट्स दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू आर क्लोजली रिलेटेड टू हायर प्रिसीजन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मीन वैल्यू के पास आ जाएगी तो वहां पर आप लोग उसे बोल सकते हो कि वो मेजरमेंट आपके पास कैसी है, हाईली प्रिसाइज है। तो वही चीज मैंने यहां पर अलग से लिखी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे CSIR नेट के अंदर पूछा गया था, सिर्फ उस फॉर्मूले के ऊपर बेस। एक क्वेश्चन अलग से मैंने आपको बताया, सिर्फ ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा बता रहा हूं आपको, जो उस फॉर्मूले को आपको वैल्यूज को पुट करना है और आपका सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा 4 मार्क्स के अंदर। CSIR नेट 2017 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस लेक्चर के अंदर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपसे 2019 के अंदर पूछे गए हैं। फिर हम लोग सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन आपके पास। तो डेटा एनालिसिस क्वेश्चन हर साल पेपर के अंदर आ रहे हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद हो। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास बहुत सिंपल सा था, आपको ऑब्जर्वेशन गिवन थी। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट्स आर 3.2, 5.2 एंड 7.2। आपको सिंपली 3 ऑब्जर्वेशन गिवन है और आपको क्या निकालना था, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर पाओगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को वैसे भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो 4 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, क्योंकि ये चैप्टर इतना आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ही याद करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो अगर आपको डेविएशन निकालना है, किसी भी टाइप का एवरेज डेविएशन निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, तो पहला काम क्या होता है, आपको मीन को कैलकुलेट करना है। तो मैंने इन 3 ऑब्जर्वेशन को यूज करके सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका
इनका मीन निकाल लूंगा। मीन कैसे निकालते हो आप लोग, तीनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 3 आपके पास ऑब्जर्वेशन है, मैंने क्या किया, सिंपली तीनों को ऐड किया, 3.2 प्लस 5.2 प्लस 7.2 डिवाइडेड बाय 3। अब इतनी कैलकुलेशंस तो CSIR नेट के एग्जाम के अंदर भी आएगी, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर नहीं है तो ये कैलकुलेशंस भी नहीं आएंगी, इस टाइप की कैलकुलेशन भी आपके पास आ सकती है। तो सिंपली आपको प्लस माइनस, सिंपल जो प्लस माइनस है उसको आपको करना ही पड़ेगा। और ये कैलकुलेशंस कब पेज होंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस की, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशंस है उनको आपको फास्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इनको सम करने में और फिर डिवाइड करने में ही आप लोग यहाँ पर 2-3 मिनट लगा दो। अगर आप लोग टाइम ज़्यादा लगा रहे हो तो ये 4 मार्क्स की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप लोगों ने टाइम कम लगाया तो इन 4 मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि बचा हुआ टाइम आप लोग बाकी क्वेश्चन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने मीन को निकाला है। मीन के लिए मैंने बाकी जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन उनको ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, आपके पास मीन निकल कर आ गया 5.2, राइट। तो मीन आपके पास आ गया है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले का यूज करो। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, मैंने फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। जो आपके पास n-1 था, भाई आपके पास फॉर्मूले में यहाँ लिखा हुआ था, उसे मैंने कहाँ लिख दिया, बाहर लिया। तो एक ही बात है, आप लोग उसे कहीं भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 3.2, 5.2 और 7.2। xi आपके पास क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस 3.2 है आपके पास और 5.2 है और 7.2 है। तो सिंपली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाएगा। आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन आ गया, आपको फॉर्मूला पता है, मैंने आपको सोल्यूशन करा दिया है, मैंने खुद प्लस माइनस कर दिया है, तो आप लोग 2 को यहाँ पर सोचोगे मैं इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर कर लूंगा। आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग इस कैलकुलेशन को जल्दी कर सको, टाइम को बचा सको। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए कि आप लोग कितनी देर में अपनी कैलकुलेशन को यहाँ पर कर पा रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको भी क्वेश्चन दिखाया, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेविएशन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन का सेट फाइनाइट है, यानी कि 30 से कम है, तो आप लोग उसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलोगे। जैसे ही आपका जो सेट है, ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज है, ये मोर देन 30 हो जाती है, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या बोलोगे, ये आपके पास कैसा एक इनफाइनाइट सेट है। चाहे वो आपके पास 31 हो, 40 हो, 50 हो, 200 हो, 1000 हो या फिर 10,000 हो। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 30 से ज्यादा हो गई, उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, इनफाइनाइट सेट बोलने वाले हो। और फॉर्मूले के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे ही आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से पॉपुलेशन डेविएशन के ऊपर पहुंचोगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो यहां पर x बार दिया हुआ है, मीन वैल्यू दी हुई है, इसको म्यू से चेंज कर देना है, और जो n-1 है इसको आप लोग क्या कर दोगे, n बना दोगे। यानी कि सिर्फ नीचे क्या आएगा, n आएगा, n-1 नहीं आएगा। मीन की जगह म्यू लगाना है, n-1 की जगह n करना है, और s को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करोगे, फिर सिग्मा से रिप्रेजेंट करोगे। सो 3 चेंजेस करने हैं। मीन की जगह म्यू लगाना है, n-1 की जगह n लगाना है, और s की जगह आपको सिग्मा लगाना है। सिग्मा से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो, पॉपुलेशन डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हो। फॉर्मूला मैंने आगे लिखा भी है, मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर मैंने n-1 की जगह सिर्फ n क्यों लिया। देखिए अभी आप लोग क्या कर रहे हो, इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हो n-1 से, राइट। आप लोग यहाँ पर कह रहे हो कि कैसा सेट आपके पास, फाइनाइट सेट है। इसका मतलब आपके पास ऑब्जर्वेशन कम रहेगी। मान लीजिए आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10-1 यानी कि 9 आपके पास आएगा। तो अगर आप लोग 10 से डिवाइड करोगे और 9 से डिवाइड करोगे, तो जो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी डेविएशन की, उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन 1000 मान लेते हैं, आप लोग मान लो कि आपके पास 1000 ऑब्जर्वेशन है, तो आप लोग किसी भी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करोगे, या फिर आप लोग उस वैल्यू को 1000-1 यानी कि 999 से डिवाइड करोगे, तो आपकी जो डेविएशन निकल कर आएगा उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से पॉपुलेशन डेविएशन की तरफ शिफ्ट होगे, तो आपको n-1 की जगह क्या लेना है, n लेना है, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई। और अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसके अंदर से आप लोग एक सब्जेक्ट करोगे तो ज़्यादा फर्क कैलकुलेशन के ऊपर नहीं आता है। तो अब देखते हैं कि आखिर आपका पॉपुलेशन डेविएशन का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। Sigma gives the measurement of precision of population data, that is infinite set of data, जो मैं आपको बता चुका हूं। Statistically sigma is more important than s। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि एक अच्छा एक्सपेरिमेंट तभी अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा जब आप लोग जो ऑब्जर्वेशन आप लोग लेते हो वो काफ़ी ज़्यादा लो। आप लोग भले ही लैब के अंदर सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन लेते हो, लेकिन जब आप लोग बड़े स्केल के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हो। इसीलिए सिग्मा की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है एस से। एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन को, सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को। सिंपल सा डिफरेंस ये है कि यहां पर आपके पास लेस देन, यानी कि आपके पास क्या है,
लेस देन 30 ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर क्या है, लेस देन 30 ऑब्जर्वेशन है। इस केस में आपके पास क्या है, लेस देन 30 ऑब्जर्वेशन है, और इस केस में आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 30 ऑब्जर्वेशन है। सिंपल सा बेस, सिर्फ ये जो मेन डिफरेंस है वो यही है। एस की जगह सिग्मा आपको कब यूज करना है, जब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30 से ज्यादा हो। इन डिफाइनिंग सिग्मा, सैंपल मीन यानी कि एक्स बार ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनाइट सेट ऑफ मेजरमेंट इज रिप्लेस्ड बाय पॉपुलेशन मीन दैट इज म्यू, एंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 इज रिप्लेस्ड बाय n, जो कि हमने आपने देखा। और इसी को आप लोग क्या बोलते हो, बेसल करेक्शन भी बोलते हो। बेसल ने करेक्शन किया था कि अगर आप लोग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को देखोगे तो वहां पर आपको n-1 की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वहां पर n को यूज कर सकते हो। और जो फॉर्मूला आपके पास निकल कर आएगा वो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ एस का फॉर्मूला क्या था, तो आपने वहाँ पर लिखा था कि एस इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो ज़्यादा चेंज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ज़्यादा चेंज आपने नहीं किया, सिर्फ एक्स बार की जगह आपने क्या लगा दिया है, म्यू लगा दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर n-1 क्या कर दिया है, n कर दिया है, और आपके पास जो सिग्मा था वो सिग्मा की जगह आपने क्या, जो आपके पास s था उसकी जगह आपने क्या कर दिया है, सिग्मा कर दिया है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है तो आप लोग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी यहाँ पर याद कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कैपिटल एन लिया है, यहाँ पर मैंने स्मॉल एन लिया है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग यहाँ पर भी स्मॉल एन लिख सकते हो, यहाँ पर भी कैपिटल एन लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एन है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इट इज कंसीडर दैट इफ एन इज ग्रेटर देन 30 एस मूव्स टुवर्ड्स सिग्मा। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 30 से बड़ी होगी तो आप लोग एस की जगह क्या यूज करोगे, सिग्मा को यूज करोगे। बेसिकली दोनों जो चीजें हैं वो एक ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही चीज है। डिफरेंस कहां पर आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के अंदर आ जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 2019 के पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस आए थे डेटा एनालिसिस से, 2-2 मार्क्स के, जिसको जनरली बच्चे क्या बोलते हैं कि 19 का पेपर जो था वो बहुत ज्यादा हार्ड था। वहां से 2 क्वेश्चन डेटा एनालिसिस के पार्ट बी में थे। इसका मतलब ये भी है कि अगर डेटा एनालिसिस यूनिट के क्वेश्चंस पार्ट बी में चले गए हैं तो पार्ट सी के अंदर आपके क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। एक मतलब इसका ये भी होता है, अगर डेटा एनालिसिस क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ गया पार्ट सी के अंदर, इसका मतलब वो क्वेश्चन किसी की जगह खाएगा, या तो क्वांटम का क्वेश्चन ले लेगा या फिर थर्मो का क्वेश्चन ले लेगा। लेकिन अगर आपका डेटा एनालिसिस पार्ट बी में शिफ्ट हो गया तो वहाँ पर आपका क्वांटम का भी एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा और थर्मो का भी एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा, इनमें से किसी का भी बढ़ सकता है। तो बेसिकली अगर आपका पार्ट बी में क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल वो हो सकता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आखिर क्या होता है, इट इज परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। परसेंटेज आपको निकालना है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग पढ़ चुके हो, टर्म्स के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा गाइस। आपने अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है। ये एक नई टर्म आपके पास आई है, क्या आई है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप लोग रिलेटिव टर्म का यहाँ पर यूज कर रहे हो तो वो किसके रिलेटेड होगा, वो यहाँ पर मीन वैल्यू के ही रिलेटिव होगा, क्योंकि डेविएशन आप लोग कहाँ देखते हो, मीन वैल्यू से कितना डेविएट हुआ, मीन वैल्यू से प्लस में कितना है या फिर मीन वैल्यू से माइनस में कितना है। तो डेविएशन आप लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है RSD, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मीन वैल्यू से, क्योंकि आप लोग यहाँ पर रिलेटिव देख रहे हो। अब आप लोगों को अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला देखना तो ये क्या होता है, इट इज परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर परसेंटेज तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है अलग से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आपके पास, S अपॉन में x बार आपके पास क्या है, ये मीन वैल्यू इनटू में 100। यहाँ पर फॉर्मूला किसका बन जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। RSD कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन पार्ट्स पर 1000, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर देखा था रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर जो था उसको आपने पार्ट्स पर 100 में भी किया था और पार्ट्स पर 1000 में भी किया था। तो अगर आप लोग इसे पार्ट्स पर 1000 में करोगे तो आप लोग इसे इनटू में क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन इस टर्म को आप लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं बोलोगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, पार्ट्स पर 100 में ही होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो ये है पार्ट्स पर 100 के केस के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको इनटू 1000 किया है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट पर 1000 बोलोगे। टर्म्स का आपको ध्यान रखना है कि किस टर्म को आप लोग कहां पर यूज कर रहे हो, किस टर्म का क्या मतलब है, ध्यान रखिए हर एक चीज को। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो S अपॉन में x बार इंटू में 100 है, और आप लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, RSD यानी कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट्स पर 1000 इसको बोलोगे।
अब मैंने यहाँ पर एक नोट डाला हुआ है दैट अबव फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर इनफाइनाइट सेट ऑफ मेजरमेंट। अगर आप लोग यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला देखोगे तो मैंने यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर एस का यूज़ किया है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर मीन का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर उसको क्या लिखा है, एक्स बार। एक्स बार आपका मीन वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की, जो आप लोग म्यू यूज़ कर रहे थे अभी तक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, इसको आप लोग क्या बोलते हो, पॉपुलेशन मीन बोलते हो। इसे आप लोग क्या बोलोगे, पॉपुलेशन मीन बोलोगे। जो आपका एक्स बार है इसे आप लोग क्या बोलते हो, सिंपल मीन बोलते हो। लेकिन जो आपका म्यू है इसे आप क्या बोलोगे, पॉपुलेशन मीन बोलोगे, पॉपुलेशन मीन बोलोगे। तो अगर आप लोगों को फाइनाइट सेट से इनफाइनाइट सेट के अंदर जाना है तो सिंपली आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। एस की जगह सिग्मा, एक्स बार की जगह म्यू, n-1 की जगह आपको n लगाना है। बस ये 3 चेंज करना है और आप लोग वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे अगर ऊपर वाले फॉर्मूलेस को लिखना है, अगर मुझे जो आप लोग अभी पढ़ के आए हो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को आप लोगों को इनफाइनाइट सेट के लिखना है तो उसको भी आप लोग लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इसे आप लोग क्या बोलोगे, PSD पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में म्यू बार। जो आपके पास ऊपर फॉर्मूला था उसको मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर आपके पास अगर एस था तो मैंने इसको किससे प्रेजेंट कर दिया, चेंज कर दिया, सिग्मा से चेंज कर दिया। यहाँ पर आपके पास एक्स बार है तो इसको मैंने किससे चेंज कर दिया, म्यू से चेंज कर दिया। एस को सिग्मा बना दिया, एक्स बार को मैंने म्यू बना दिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, PSD यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन रिलेटिव स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, PRSD आएगा यहाँ पर, पॉपुलेशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा सिग्मा अपॉन में म्यू बार। भी आप इसको म्यू भी बोल सकते हो, फिर आप इसको म्यू बार भी बोल सकते हो। किसी बुक्स के अंदर यहाँ पर इसको म्यू बार यूज़ किया हुआ है, किसी बुक्स के अंदर म्यू यूज़ किया हुआ है, तो आप दोनों ही टर्म को यूज़ कर सकते हो। और खाली म्यू है तब भी वो पॉपुलेशन मीन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बन जाएगा आपके पास, सिग्मा अपॉन में म्यू बार इंटू में 100। सिंपल सी बात है, मैंने इसको क्या किया, इंटू में यहाँ पर 100 कर दिया, तो वो भी सही है। तो आप लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आप लोग इनफाइनाइट सेट के लिए लिख सकते हो और उसे फाइनाइट सेट के भी लिए भी लिख सकते हो। सेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन PPT यानी कि पार्ट पर 1000, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में म्यू इंटू में 1000। मैंने यहाँ पर इसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखा तो हुआ है लेकिन मैं अलग से मेंशन किया हुआ है इन पार्ट पर 1000, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। बेसिकली अगर आप लोग इसे एक्चुअल नाम इसका लिखना चाहोगे तो इसका एक्चुअल नाम क्या हो जाएगा, आप इसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं बोलोगे, आप इसे क्या बोलोगे, पॉपुलेशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे आप क्या बोलोगे, पॉपुलेशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन पार्ट पर 1000। जैसे कि आप लोगों ने अभी ऊपर बोला था, इस केस में हमने क्या बोला था, इसको RSD S अपॉन में एक्स बार इंटू में 1000। ये क्या था, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। टर्म्स को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कौन से टर्म मैं कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, कौन से टर्म मैं कहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल श्योर होना है कि आप लोग किस चीज़ की बात कर रहे हो। अगर डेविएशन है तो वो डेविएशन है, एवरेज डेविएशन है तो वो एवरेज डेविएशन है, अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है तो वो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो डेविएशन को जब भी आप लोग रिलेटिव लिखोगे तो आपको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, आपको मीन वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा अंतर है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कौन से फॉर्मूले आपको कहाँ पर यूज़ करने हैं। अब एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं वेरिएंस की, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपसे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं जून 2019 के अंदर, जिसको जनरली पेपर क्या बोलते हैं, हार्ड पेपर बोलते हैं। उसके अंदर दो क्वेश्चन आए थे डेटा एनालिसिस से, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो एक चीज़ और यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि आखिर वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस आपका होता है द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करना है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, वेरिएंस बोलोगे। वेरिएंस मतलब क्या, एस का स्क्वायर। ये मैंने किसके लिए बात की है, फाइनाइट सेट के लिए बात की है। अगर मैं बात करूंगा इनफाइनाइट सेट तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, सिग्मा का स्क्वायर। फाइनाइट सेट के लिए वेरिएंस आपका हो गया एस का स्क्वायर, इनफाइनाइट सेट के लिए वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर। ऑफ कोर्स अगर आप लोग फाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहे हो तो आप क्या करना पड़ेगा, एस से सिग्मा को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको इस फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो। आपने पढ़ा था फॉर्मूला इसका था आपके पास एस का, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला आपने भी देखा था, क्या था आपके पास, एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस का एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास, n माइनस का 1 था। और आप लोगों को वेरिएंस निकालना है, अगर आप लोगों को क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। इसका मतलब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करते ही आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ से रूट को हटा दोगे। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को इसको निकालना है इनफाइनाइट सेट के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई की जगह आपको क्या करना पड़ेगा,
म्यू आई, आप इसको यहाँ पर क्या यूज़ करो, यहाँ पर एक्स आई ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एक्स आई, आप लोग नीचे नोट्स के अंदर भी से करेक्शन कर लेना, यहाँ पर एक्स आई आएगा। एक्स बार को मैंने चेंज कर दिया म्यू से और एन माइनस वन को मैंने हटा के क्या कर दिया एन कर दिया। तो एक छोटे से करेक्शन कर लेना, मैंने यहाँ पर एक्स आई को म्यू लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर एक्स आई को क्या लिखोगे, यानी कि जिस एक्स आई की मैं बात कर रहा हूँ ये आपके पास क्या है, एक्स आई आपके पास है ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन आप लोग किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स आई से ही रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर आप लोग म्यू का यूज नहीं करोगे। म्यू को आपको किसकी जगह करना है, मीन की जगह। ये आपके पास क्या है, मीन है, ये क्या आपके पास मीन है, ये क्या आपके पास पॉपुलेशन मीन है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है कि आखिर पॉपुलेशन मीन क्या होता है और आपके पास सिंपल मीन क्या होता है। सिंपल मीन होगा फाइनाइट सेट के लिए, पॉपुलेशन मीन किसके लिए होगा, इनफाइनाइट सेट के लिए। तो आज हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसके बाद हमने आपको बताया कि आखिर आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। इन फॉर्मूलेज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊं, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ था CSIR नेट का, फॉर ए सेट ऑफ 10 मेजरमेंट्स द ऑब्जर्व्ड मीन वैल्यू इज 8, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ वेरिएंस इज गिवन इक्वल्स टू 0.04। तो सबसे अच्छी जो अप्रोच होती है फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन करने की वो ये है कि सबसे पहले आप लोग क्या लिख लो कि आपको गिवन क्या क्या है। आप लोग जो चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको आप लोग अलग से लिख लो। इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन डेटा, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपको पता है कि आपके पास सेट कितने मेजरमेंट का है, 10 का। अगर 10 है इसका मतलब 30 से कम है, तो आप लोग यहाँ पर फाइनाइट सेट वाले फॉर्मूले को यूज करने वाले हो। तो आपको n क्या गिवन है, यहाँ पर 10 गिवन है। फिर आपको गिवन है द ऑब्जर्व्ड मीन वैल्यू, यानी कि आपको क्या गिवन है, एक्स बार को कितना गिवन है, आपको 8 गिवन है। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, आप लोग 8 लिख दोगे। फिर आपको ये भी गिवन है कि आपको वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस आपको पता है क्या, 0.04। आपसे पूछा गया है क्या, एस। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बिल्कुल। अभी हमने देखा कि जो आपका वेरिएंस होता है वो क्या होता है, आपके पास एस का स्क्वायर होता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ वेरिएंस का जो आपको वैल्यू गिवन है उसका सिर्फ आपको रूट करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये आपके पास एस स्क्वायर है, आपको वेरिएंस गिवन था 0.04, आपने क्या कर दिया, इसका रूट कर दिया, आपका आंसर डायरेक्ट निकल कर आ गया 0.02। इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और गिवन था, वो पार्ट क्या था, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर अबव प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, एस अपॉन में एक्स बार इंटू में 100। एस आपने अभी भी कैलकुलेट किया है, एक्स बार क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10 गिवन है, शायद आपको मैं देख लेता हूँ आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स बार क्या गिवन है, आपको एक्स बार जो है वो 8 गिवन है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग 8 वैल्यू को पुट कर दोगे और इंटू में आपको क्या करना है, 100 पुट करना है। तो 0.02 डिवाइडेड बाय 8 इंटू में 100, ये बन जाएगा 20/8 यानी कि 2.5%। कैलकुलेशन आप लोग फिर भी चेक कर लीजिएगा अगर मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर कोई गलत हो गई हो तो। लेकिन आपको मेन बात यह है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूले याद होंगे तो आप लोग आराम से इन क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। डेटा एनालिसिस से क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा। अब जो चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है इस पार्ट से, वो रह गई है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आप कुछ भी बोल सकते हो कि आखिर आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये एक ऐसा कर्व है जो आपको रिप्रेजेंट करेगा जो आपकी वैल्यूज है वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है। आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी तो आपकी जो मीन वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, x4, x5, अगर मैं मानता हूं कि इसका जो मीन वैल्यू क्या है x बार है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया डेविएशन के केस के अंदर कि अगर आप लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे x1 माइनस x बार करोगे, x2 माइनस x बार करोगे, x3 माइनस x बार करोगे, जैसे कि मान लो आप लोगों ने क्या किया, x1 माइनस का x बार कर लिया, फिर आपने क्या किया, x2 माइनस का x बार कर लिया, फिर आपने क्या किया, x3 माइनस का x बार कर लिया, फिर आपने x4 माइनस का x बार किया, x4 माइनस का x बार किया, फिर आपने क्या किया, x5 माइनस का x बार किया। अगर आप लोग इन चीज़ों को यहाँ पर करोगे और फिर आप लोग इन्हें बिना मोड किए, बिना मोड लगाए अगर आप लोग इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास सम कितना निकल कर आता है, 0 निकल कर आता है। इसीलिए आप लोगों ने डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर आप लोगों ने क्या लगाया था, आगे मोड लगाया था। अगर आप लोग इन्हें बिना मोड लगाए ऐड करोगे तो आपके पास आंसर 0 निकल, इनको बिना मोड लगाए आप लोग इनको ऐड करोगे तो वो 0 निकल कर आएगा। इसका मतलब मीन पोजीशन से जितना आपका डेविएशन पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है उतना ही डेविएशन आपका कहाँ होता है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होता है। और सिंपल सा ग्राफ निकल कर आएगा। इसका मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई मीन वैल्यू है, तो जितना आप लोग नेगेटिव के अंदर होगा उतना ही आपका होगा, ये पॉजिटिव के अंदर होगा। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, यहां पर भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो भी आपके पास किस उसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म होगी। और जो फॉर्मूला यहां पर यूज किया है वो फॉर्मूला आपके पास क्या है,
इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, पहले हम लोग ऊपर चीज पढ़ लेते हैं कि आगे मैंने ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो आपके पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज ए बेल शेप्ड कर्व एंड इट इज अज्यूम्ड दैट ड्यूरिंग एनी मेजरमेंट वैल्यूज विल फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन इक्वल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स अबव एंड बिलो द मीन वैल्यू। ये मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई मीन वैल्यू होगी, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो मीन वैल्यू से जितना आपके पास नेगेटिव में होगी, जितना आपके पास राइट साइड में होगी, उतना ही आपके पास कहां होगी, वो लेफ्ट साइड के अंदर होगी। ये चीज मैंने आपको अभी भी समझा दी है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, बेल शेप्ड कर्व। आखिर इस बेल शेप का मतलब क्या होता है? जो आपके पास सिंपल बेल होती है, अगर आप लोग उस बेल को बजाओगे तो जितना बेल आपके पास आगे जाती है उतनी ही बेल आपके पास क्या आएगी, पीछे आएगी। तो इस कर्व को जो बोला गया, क्या बोला गया, इस कर्व को बेल शेप कर्व बोला गया है। इसका बेसिक मतलब यह है कि जितना आपके पास पॉजिटिव डेविएशन है उतना ही आपके पास क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। तो अब पढ़ते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या है, किस एक्सप्रेशन को आपको यहां पर याद करना है। और इस एक्सप्रेशन से जो मैंने यहां पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे CSIR नेट जून 2019 के अंदर 2-2 मार्क्स के, जिसको बच्चे क्या बोलते हैं, हार्ड पेपर। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या, उनको मैं कराऊंगा, लेकिन पहले आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लो। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स म्यू एंड सिग्मा। अगर मैं सिग्मा की बात कर रहा हूं, म्यू की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इनफाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं, राइट। और इसके पास जो आपके पास एक्स है, ये क्या है, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है। इट कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स, एक्स बार एंड एस। लेकिन मैं इसको कब रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, जब आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो लेस देन 30 होगी। लेकिन जनरली आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो ग्रेटर देन 30 होती है। इसीलिए जनरल जो फॉर्म है इसकी, गॉसियन प्लॉट के जनरल फॉर्म है, वो किस में आप लेते हो, एक्स के अंदर, म्यू के अंदर और सिग्मा के अंदर। और जो फॉर्मूला आपके पास निकल कर आता है वो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला, आपको इसको एग्जैक्ट याद करना है। 1 में √2 पाई सिग्मा का स्क्वायर e⁻⁻1/2 इंटू में x माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा का स्क्वायर। आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद करना है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, आप लोगों ने फॉर्मूला याद नहीं किया तो उन क्वेश्चंस को आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो आपको जो फॉर्मूला है इसको आपको एज इट इज याद आपको होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और आप लोगों को फॉर्मूला क्लियरली नहीं दिख रहा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर नोट्स को डाउनलोड कर लो और वहां से आप लोग इन फॉर्मूलेस को अच्छे से देख सकते हो, राइट। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैंने कुछ टर्म यूज किया है। मैंने यहाँ पर सिग्मा को यूज किया है, मैंने यहाँ पर एक्स को यूज किया है, मैंने म्यू को यूज किया है, और मैंने यहाँ पर सिग्मा के स्क्वायर को यूज किया है। तो इनका मतलब आपको पता है कि आपको सिग्मा वो क्या होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको पता है ये बात। सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस, ये भी आपको पता है। एक्स क्या है, मेजरमेंट वैल्यू है। म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन है। तो ये सब चीजें तो आपको पता है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो उन क्वेश्चंस को आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर CSIR नेट के अंदर। तो क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा लिखा हुआ है। देखिए मेरे को ना ये क्वेश्चन जो एक्जैक्टली मुझे क्वेश्चंस मिले नहीं, तो मैंने जल्दबाजी में नोट्स बनाए, तो मैंने फ्रेम इसको अलग तरीके से किया, लेकिन क्वेश्चन आपके पास इसी तरीके से गिवन था। शायद ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको जो मतलब है वो किससे मतलब है, करेक्ट ऑप्शन से। क्वेश्चन इसी तरीके का था, मैंने इसको फ्रेम अलग तरीके से किया हुआ है बस। क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम द सेट ऑफ मेजरमेंट्स गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज प्लॉटेड एंड द इक्वेशन दैट सेटिस्फाई द ग्राफ इज गिवन बाय। यानी कि आपको इक्वेशन गिवन थी उस क्वेश्चन के अंदर, और इस इक्वेशन का यूज करके आपको क्या निकालना था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। आपको वेरिएंस की वैल्यू निकालनी थी। वेरिएंस का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, सिग्मा का स्क्वायर निकालना है। अगर आप लोग उस फॉर्मूले को देखो तो उस फॉर्मूले के अंदर आपके पास सिग्मा स्क्वायर कहां पर था, आप लोग यहां पर देख सकते हो। इस फॉर्मूले को मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्मूला जो आपके पास था, यहां पर आपके पास जो सिग्मा का स्क्वायर है वो ये रहा, यानी कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेरिएंस है। यहां पर भी आपके पास क्या है, सिग्मा का स्क्वायर है, ये भी आपके पास क्या है, वेरिएंस है। तो जो आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन होगा वो इस फॉर्म में भी आ सकता है, और एक्सप्रेशन आपके पास इस फॉर्म के अंदर भी आ सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके पास यहां पर गिवन है, आपको इस फॉर्म के अंदर भी आपको चीजें गिवन है और इस फॉर्म के अंदर भी गिवन है। तो दोनों ही एक्सप्रेशन से आपको, दोनों ही फॉर्म से आपका जो वेरिएंस है वो सेम निकल कर आना चाहिए। सिंपल सी बात है। फॉर्मूले में आपको पता है कि आपके पास नीचे क्या आता है, 1/√2 पाई सिग्मा का स्क्वायर। तो यहां पर 2 भी है, पाई भी है, ये 2 से मैंने पाई काट दिया, बचे क्या, सिग्मा का स्क्वायर बच गया, और यहां क्या बच गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास क्या है, वेरिएंस। विद इन 10 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, आपको फॉर्मूला पता होगा तो, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था कि आखिर सिग्मा आपका वेरिएंस जो है वो क्या होता है। आपको सिंपल सा एक्सप्रेशन गिवन था, आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ए स्क्वायर को आपको देखना था कि यहाँ पर आपके पास सिग्मा स्क्वायर होता था, तो ये आपके पास क्या होगा, वेरिएंस आपके पास यही होगा। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर टिक करो। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था पार्ट बी के अंदर जून 2019 के अंदर। इसके नीचे एक और क्वेश्चन था आपके पास जून 2019 के अंदर ही, उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, इसको भी मैंने अलग तरीके से फ्रेम किया हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ आपके पास इस तरीके का था। क्वेश्चन क्या था, x अपीयर विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एज e⁻⁻
2x माइनस का 12 व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपसे वो क्या पूछ रहा है, मीन वैल्यू पूछ रहा है x की क्या पूछ रहा है, वो मीन वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं गॉसियन के प्लॉट को ध्यान से देखूं तो प्लॉट आपके पास कुछ इस तरीके का होता था, ये आपके पास कुछ प्लॉट होगा और यहां पर आपके पास क्या होगा, कुछ ये आपके पास क्या होती थी, मीन वैल्यू होती थी। इसका मतलब मीन वैल्यू क्या आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू है। ये सारी वैल्यू से छोटी है, यहाँ पर जितनी वैल्यू सारी क्या है उससे छोटी है, ये भी सब वैल्यू छोटी है, तो आपके पास जो मीन वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। अब ये मैक्सिमम कब हो जाएगी, यानी कि अगर ये मैक्सिमम है इसका मतलब क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब आपके पास ये नेगेटिव है, यहाँ पर ऑफ कोर्स ई रेज़ टू द पावर क्या है, नेगेटिव है। ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब अंदर वाली टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर आपको ई रेज़ टू दी पावर माइनस वाई को मैक्सिमम करना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपके पास ये वाई जो है वो क्या हो जाए, आपके पास जीरो हो जाए। यानी कि जो अंदर की टर्म है 2x माइनस का 12 ये क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। इसका मतलब x क्या हो जाए आपके पास 12/2, इसका मतलब आपके पास 6 हो जाए। 6 को आप लोग टिक कीजिए, 2 मार्क्स आपके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस कर्व से ऊपर से, इस प्लॉट के ऊपर से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, रिलेटिव डेविएशन से, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बशर्ते आपको सारे के सारे फॉर्मूले भी याद हो। तो आज ही क्लास में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि पॉपुलेशन डेविएशन क्या होता है, पॉपुलेशन मीन क्या होता है, सिंपल आपके पास एवरेज वैल्यू क्या होती है, फिर हमने गॉसियन प्लॉट को पढ़ लिया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है, इन सभी चीज़ों को हमने फॉर्मूला को देख लिया है। सिलेबस आपको पता है कितना आपके पास सिलेबस गिवन है, तो वेरिएंस तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। थोड़ी बहुत चीज़ आपकी बची है, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो अभी आपके पास कुछ डेटा एनालिसिस के 3 से लेकर 4 लेक्चर्स बचे हुए हैं, उनको हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हो इस चैनल के ऊपर या फिर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़िएगा इस वीडियो के नीचे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट छोड़ सकते हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसके रिलेटेड अभी आप कोई कमेंट छोड़ सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी को डोनेट भी कर सकते हो। आप लोग मैं गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।